हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का एक और चैप्टर जो कि टर्म 1 के लिए हाफ ईयरली के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि इस साल फर्स्ट टर्म के अंदर जुड़ा है। और ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है लोकल गवर्नमेंट। आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमारा सबसे पहला टॉपिक ही इसी से रिलेटेड है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में तो सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे लेवल की गवर्नमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आर दोज गवर्नमेंट विच आर एस्टेब्लिश टू सोल्व द लोकल प्रॉब्लम्स, यानी क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को सोल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है, जो गवर्नमेंट स्थापित की जाती है, उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना यह था कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, और जब तक हमारे गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सही मायने में पूरे देश का डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का विकास जो है वो तभी हो सकता है सर्वांगीण रूप से जब हमारे गांवों का डेवलपमेंट होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोकल लेवल पर उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसी से संबंधित है हमारा ये चैप्टर जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक जो है 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और 11th क्लास के टॉपिक में भी इसमें दो अमेंडमेंट जो हुए हैं, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं। 73rd अमेंडमेंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। जब हमारे यहाँ पंचायती राज शुरू हुआ था तो उस समय इसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई। इसीलिए जब एक बार वहां पर इलेक्शंस होते थे तो कोई पर्सन अगर एक बार मुखिया चुन लिया गया या गांव का प्रधान चुन लिया गया या सरपंच चुन लिया गया तो वो कई साल तक अपनी सीट पर बना रहता। कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे इसके अंदर। कई बार तो जेनरेटिक चलता, जैसे एक पर्सन मुखिया बना, उसके मरने के बाद उसका बेटा ऑटोमेटिक मुखिया बन गया। इन्हीं चीजों की कमियों को देखते हुए जब एक कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे पूछा गया कि भाई कौन सी कमियां हैं पंचायती राज की जिसको अगर हम दूर कर दें तो पंचायती राज सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है और लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे लोकल लेवल पर ही खत्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उसी समय नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम में, जिस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और 11th शेड्यूल के अंदर इस अमेंडमेंट के सारे प्रोसीजरों को रखा गया। अब हम बात करते हैं कि 73rd अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक और मेरी वीडियोस जो है पहुंचती रहे। सबसे पहला जो चेंज आया था फ्रेंड्स वो था 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी 3 टायर स्ट्रक्चर करने की बात कही गई 73rd अमेंडमेंट के अंदर। ये 3 टायर स्ट्रक्चर क्या था? तो इसमें पंचायती राज सिस्टम को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया। सबसे पहला पार्ट था इसके अंदर ग्राम पंचायत, दूसरा था ब्लॉक समिति और तीसरा था जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम लेवल पर होगा, जिसमें एक गांव, 2 गांव या कुछ गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत तैयार की जाती है, जिसमें एक ग्राम प्रधान या सरपंच, एक वाइस प्रेसिडेंट और कुछ और मेंबर होते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक समिति जो है उसके अंदर कुछ गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक समिति बनाई जाती है। ये दूसरे लेवल का स्ट्रक्चर था। और तीसरा था जिला परिषद। जिला परिषद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बारे में और हम डीपली डिस्कस करेंगे अभी आगे कि तीनों के वर्क फंक्शंस क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि 3 टायर स्ट्रक्चर की बात जो है
73rd अमेंडमेंट के अंदर कही गई गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे जो है रेगुलेट कराया गया। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें इलेक्शंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले जब इलेक्शंस होते थे तो उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं था। कभी 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं 10 साल में हो रहे हैं, कहीं 2 साल में हो रहे हैं, कहीं 20-20 साल तक जो है इलेक्शन नहीं हुए। तो ये देखा गया कि जब रेगुलर इलेक्शन नहीं होगा तो पंचायती राज सिस्टम से धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है उठने लगता है। लेकिन इसमें यह तय किया गया कि हर 5 ईयर के बाद पंचायती राज सिस्टम का इलेक्शन कराया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट को यह काम दिया गया कि विद इन 5 ईयर्स इसे डिसॉल्व किया जाएगा, और डिसॉल्व करने के 6 मंथ के अंदर अंदर नई पंचायत जो है स्टैब्लिश कराई जाएगी, उसके इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे, और इलेक्शंस भी प्रॉपर तरीके से होंगे। ये नहीं कि हाथ उठाकर इलेक्शन करा दिया, लोगों को कलेक्ट करके लोगों से पूछा सामने। तो अगर सामने पूछेंगे तो कोई भी किसी पावरफुल पर्सन के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकता, और कभी कभी सही पर्सन होते हुए भी वो जीत नहीं सकता स्ट्रांग लोगों के सामने या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों के सामने। इसीलिए कहा गया कि गुप्त मतदान होगा, जैसे एमपी एमएलए का होता है, जैसे और सीट्स के लिए होता है, वैसे इलेक्शन होगा, और 5 ईयर्स के अंदर होगा। विद इन 5 ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि वो उसे डिसॉल्व करे, और विद इन 6 मंथ डिसॉल्व करने के यानी उसके भंग करने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें इलेक्शन कराना होगा। तो ये दूसरा चेंज जो आया 73rd अमेंडमेंट। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन। इसमें देखा गया था पंचायती राज सिस्टम के अंदर कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज ऑफ वुमेन्स, फीमेल्स, बट देयर पार्टिसिपेशन वाज निल इन द पंचायती राज सिस्टम। देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द पंचायती राज सिस्टम, इट हैज बीन नोटिस्ड। ये देखा गया कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम था, ना के बराबर था। इसीलिए ये सोचा गया कि क्योंकि आधी आबादी जो है देश की वो फीमेल्स की है, वुमेन्स की है, तो 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई। ये कहा गया कि जो टोटल पंचायतों की सीट होगी उसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, इन सीटों पर 1/3 सीट्स के ऊपर वुमेन्स का रिजर्वेशन होगा, जहां पर वुमेन्स ही इलेक्शन लड़ सकती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर रखा गया SC ST के लिए और OBC के लिए, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है बच्चों कि उनका रिजर्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रखा गया। 1/3 रिजर्वेशन उनको भी दिया गया, लेकिन जिस एरिया में SC ST की संख्या है, जिन एरियाज में OBC की संख्या है, वहां पर बीच बीच में वो सीट जो है वो SC ST के लिए या OBC के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये तीसरा चेंज जो है 73rd अमेंडमेंट के अंदर आया। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसी 11 शेड्यूल के अंदर ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आया कि कौन कौन से टॉपिक होंगे जिस पर पंचायत काम करेगी। बहुत सारे काम थे, अभी हम आगे भी बात करेंगे। ग्राम पंचायत के जो काम है वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर जोड़े गए। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन होगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पंचायती राज सिस्टम वो डिसीजन लेगा। इरिगेशन से रिलेटेड रोड्स बनवाना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, पिट्स भरवाना, डिस्पेंसरी खुलवाना, 5th तक के या हाई स्कूलों को अरेंजमेंट कराना, मेले लगवाना, इसके अलावा वीकली मार्केट अरेंज कराना, वहां पर इंटरटेनमेंट की सुविधा अवेलेबल कराना, फुटपाथ्स बनवाना, गड्ढों को भरवाना, वाटर टैंक की सफाई कराना, क्रिमेशन सेंटर्स यानी शमशान घर, कब्रिस्तानों की व्यवस्था कराना। ऐसे 29 सब्जेक्ट्स जो है वो इनके कामों में जोड़े गए। तो ये भी तय कर दिया गया कि पंचायती राज सिस्टम कौन कौन से काम करेगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी जैसे हमने 5 ईयर इलेक्शन की बात की कि हर 5 ईयर में इलेक्शंस जो है ऑर्गेनाइज होंगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई कि वो इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज कराएं। लेकिन साथ ही साथ एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये इलेक्शंस अब से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा। सिंबल्स दिए जाएंगे, बैलेट पेपर्स होंगे, प्रॉपर डेट अनाउंस की जाएगी, उस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद काउंटिंग की जाएगी, जो विनर होगा उसका नाम अनाउंस
किया जाएगा। तो ये पांचवा चेंज था इसके अंदर। इसके अलावा 6 पॉइंट था स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश करने की बात कही गई फ्रेंड्स। इसमें यह कहा गया कि क्योंकि पहले सोर्स ऑफ इनकम तय नहीं थे पंचायत के, कई बार पंचायतें कुछ काम करना भी चाहती थी तो उनके पास अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करते थे, जिस रीजन से उनके वो काम रुक जाते थे। अब ये कहा गया कि उनके सोर्स ऑफ इनकम भी तय कर दिए गए। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। लेकिन यहां पर स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम यह था कि एवरी 5 इयर्स एक स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा, जो पंचायतों की जरूरतों को ऑब्जर्व करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड देने का काम करेगी इन पंचायतों को। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आए। अब आगे बात करते हैं कि डिस्क्राइब वर्क ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के काम क्या है? तो सबसे पहला वर्क है अप्रूव एनुअल बजट। ग्राम सभा का सबसे पहला काम है कि जो एनुअल बजट होगा उसको अप्रूव करने का काम जो है वो ग्राम सभा करेगी। दूसरा काम है लीविंग न्यू टैक्सेस। नए टैक्स अगर उस पर लगाने हैं पंचायत के अंदर किसी के ऊपर भी, चाहे वो कैटल टैक्स हो, एग्रीकल्चरल टैक्स हो या कोई सा भी टैक्स हो, तो उन टैक्सों को लगाने की जिम्मेदारी भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वर्क जो है वो ग्राम सभा को दिया गया। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी काम हुए हैं उन कामों में क्या क्या काम किया गया है ये भी देखने की जिम्मेदारी जो है ग्राम सभा की होगी। अगला पॉइंट था फ्रेंड इलेक्ट ग्राम प्रधान और सरपंच। ग्राम सभा ही जो है, वैसे तो ग्राम सभा आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी 18 ईयर से अबव के लोग होते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। उन्हीं के कामों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो वो ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव भी इन्हीं का काम है। इसके अलावा रिव्यू ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ विलेज। गांव के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रिव्यू करना, उनकी देखरेख करना, उनको पता लगाना कि सही हो रहा है नहीं, ये भी ग्राम सभा का काम कहा गया। इसके अलावा रिकॉल द सरपंच और प्रधान। अगर कोई सरपंच या प्रधान सही से काम नहीं कर रहा है तो उन्हें उनकी सीट से हटाने की जिम्मेदारी भी ये ग्राम सभा को दी गई। इसके अलावा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्राइब सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे? ये जो काम बताए गए 29 काम जो इन्हें करने हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा ये पूछा जा रहा है। तो ग्राम पंचायत में सबसे पहला टैक्स फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी कैटल, यानी जो प्रॉपर्टी का टैक्स आता है उसका एक हिस्सा, जो लैंड रेवेन्यू आता है उसका एक हिस्सा, कैटल वगैरह जो उस विलेज के अंदर पंचायत के अंदर खरीदे बेचे जाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसका एक हिस्सा पंचायत का होगा, ग्राम पंचायत का होगा। इसके बाद दूसरा टैक्सेस ऑफ फेयर मार्केट सेल ऑफ गुड्स। उस पंचायत के अंदर जो भी फेयर लगते हैं उन फेयरों से जो टैक्स कलेक्ट होगा, मार्केट जो है वीकली मार्केट हो या जो स्पेशल मार्केट्स लगाए जाते हैं किसी स्पेशल प्लेस पर, उनसे जो टैक्स मिलता है या जो पर्चियां कटती है उनकी, उसका भी रेवेन्यू सारा जो है पंचायत को दिया जाएगा। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स, जितना भी सामान उस पंचायत के अंदर बिक रहा है उसमें जो सेल्स टैक्स लगता है वो उसका एक हिस्सा जो है पंचायत को दिया जाएगा। रेंटिंग आउट बारात घर, रेस्ट हाउस। बारात घर या रेस्ट हाउस अगर उस पंचायत के अंदर है, बारात घर में अगर मैरिज फंक्शन या कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई अगर रेंट पर ले रहा है तो उसका किराया भी या रेस्ट हाउस का किराया भी पंचायत को मिलेगा। इसके अलावा पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी एक हिस्सा जो है वो दिया जाएगा ग्राम पंचायत को। फाइन इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर्स। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर एक न्याय पंचायत भी होती है डियर स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं इसके बारे में कि न्याय पंचायत का काम है न्याय करना। तो कभी कभी दो लोगों के झगड़ों में अगर कोई ऑफेंडर पाया जाता है, कोई दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर जो 500 या 1000 या 2000 का जुर्माना लगता है वो जुर्माना भी ग्राम पंचायत का पार्ट होगा, यानी उसकी इनकम का सोर्स होगा। इसके अलावा ग्रांट्स बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो पंचायतों को सैंक्शन करेगी पैसा, वो भी इनकी आय का एक माध्यम होगा। तो मैं समझता हूं फ्रेंड्स यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और फिर से आपको याद दिलाऊं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक इसे पहुंचाएं। चलिए लास्ट टॉपिक को आज के कवर करते हैं। यह डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के काम पूछे जा रहे हैं कि काम क्या है, तो इसके कामों को हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं, 5 पार्ट्स। सबसे पहला है ऑब्लिगेटरी, जिसमें आता है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना। हेल्थ से मतलब है प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जैसे डिस्पेंसरी अवेलेबल कराना, हेल्थ सेंटर वहां पर स्टैब्लिश करना पंचायत में, ये इसका काम है। एजुकेशन कम से कम प्राइमरी लेवल की, हाई स्कूल तक की जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना। ड्रेनेज यानी नालियों की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, फुटपाथ, इन सब की व्यवस्था करना इसका ऑब्लिगेटरी वर्क कहलाता है। दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस, इसमें वेलफेयर के काम करना, विलेज के लोगों के लिए वेलफेयर के काम करना, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एग्रीकल्चरल प्लान तैयार करना कि कैसे अच्छी से अच्छी फसल तैयार की जा सकती है, इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली की व्यवस्था करना, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, और वोकेशनल एजुकेशन जो कि आज की बड़ी डिमांड है, वोकेशनल एजुकेशन दिलाना ताकि लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके विलेज के अंदर। इसके अलावा रेगुलेटरी वर्क में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बर्थ एंड डेथ, यानी जितने भी उस पंचायत के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है या जिनकी डेथ हुई है, किसी की मैरिज हुई है, उसको रजिस्टर्ड कराना, ये इनका काम है। और अपॉइंटमेंट ऑफ चौकीदार, गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदार अपॉइंट करना, ये भी इसका काम है। स्टेशनरी वर्क के अंदर आता है लिविंग ऑफ पिट्स, यानी गड्ढों को भरना, प्लांटेशन करना, लाइब्रेरीज बनाना, रिलीफ इन फेमाइन, यानी अगर कभी भी फेमाइन आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रिलीफ प्रोवाइड करना, गांव के लोगों को रिलीफ देना। इसके अलावा लास्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करती है और सभी तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करती है गांव के लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो ब्लॉक समिति है उसके बारे में और जो जिला परिषद है उसके बारे में। इसके अलावा 74th अमेंडमेंट और सरपंच के वर्क एंड फंक्शंस क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।